जो बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड का नेम है, जैसे आपको पता है, ईस्टर बॉन्ड। कैसे ईस्टर बॉन्ड बनता है? जैसे आपको पता है ग्लाइसरोल जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ 3 OH ग्रुप भी है। जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा है कि फैटी एसिड के अंदर अगर जैसे लॉन्ग चेन है वो हाइड्रोकार्बन की है, कार्बन एटम भी वहां पे मखसूस है, प्लस में उनके एंड पे एक कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप भी है, COOH। जैसे आपको पता है कार्बो ऑक्सिलिक, C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो OH ग्रुप का H पार्ट और कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप का OH आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, देन वहां पे जो बॉन्ड बनता है उससे हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड। और अब ये जो ऐसा मॉलिक्यूल बने, बॉन्ड बने, तो उससे हम कहते हैं कि ईस्टरिफिकेशन का अमल हुआ है। अगर 1 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरोल है, तो जैसे आपको पता है कि मोनो लफ्ज इस्तेमाल होता है, डाई और ट्राई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। आप सबको पता है कि जैसे उसमें यूनिट्स में जैसे 1 फैटी एसिड है या 2 फैटी एसिड है या 3 फैटी एसिड है। तो तो इसी तरह से जो है, जो आपने जो मेन जो थीम है कल जैसे आपने पढ़ा था, उसके अंदर यही है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल और ईस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, ईस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ये आपने जैसे नोट किया। तो इसमें आप देखिए ग्लाइसरोल जो है आगे जैसे एक जैसे फास्फोलिपिड भी मॉलिक्यूल आज जैसे में पढ़ना है, तो उसमें आपको इसी पॉइंट से नोट करना है कि जो 3 कार्बन एटम है ग्लाइसरोल के अंदर, और वो स्केलेटन के तौर पे काम कर रहे हैं, उसके साथ एक साइड पे फास्फेट ग्रुप भी अटैच होना है और 2 जैसे फैटी एसिड भी अटैच होने हैं। तो मीन्स जैसे जो बॉन्ड बन रहा है, तो हम इसके बारे में आज सबसे पहले इसी को जैसे रिवाइज कर रहे हैं। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, इसकी बॉन्डिंग है। अगेन जो डायग्राम है, जैसे हमने कल भी पढ़ा था, कल भी नोट किया था डायग्राम के बारे में, जैसे ये ग्लाइसरोल पार्ट है, तो ये सारा ग्लाइसरोल पार्ट है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और उनके साथ जैसे हर एक कार्बन के साथ OH ग्रुप है। तो इस ग्लाइसरोल का H पार्ट और ये जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड की जो जैसे ये ट्राइग्लाइसराइड है, एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड और ये तीसरा फैटी एसिड, तो ये जैसे एक चेन हुई है, ठीक है, ये एक चेन है फैटी एसिड की, ये दूसरी चेन है और ये तीसरी फैटी एसिड की चेन है। उनके जैसे एंड पे, हर एक एंड पे जैसे COH ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड O एंड देन OH। तो जब H एंड OH जैसे ये मिलेंगे, यकीनन यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव होगा। तो उसके बाद जैसे ये बॉन्ड बना है, बॉन्ड किसके दरमियान बना है, जैसे बॉन्ड जैसे यहाँ पे जैसे O देखें तो ये सेम O मौजूद है, ये C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O, तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड। तो ये कार्बन नंबर 1 पे भी ईस्टर बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह से जो ग्लाइसरोल के हाँ, जो कार्बन नंबर 1 था उसमें OH ग्रुप था, अब यहाँ भी ईस्टर बॉन्ड हो गया, ये भी ईस्टर बॉन्ड हो गया और ये भी ईस्टर बॉन्ड हो गया। तो इसे हम कहेंगे ये ट्राइग्लाइसराइड है, ट्राइग्लाइसराइड है, ट्राइग्लाइसराइड है। जैसे अगर अगर ऐसे 2 फैटी एसिड होंगे, हम कहेंगे डाइग्लाइसराइड, तो उसे हम कहेंगे डाइग्लाइसराइड कहेंगे। तो ऐसे टर्म्स हमने पढ़े हैं, आज दोबारा से हम इसको जैसे देखेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आज की जितने टॉपिक हैं लिपिड्स के, उसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ईस्टर बॉन्ड किस तरह से बनता है, ईस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन का जैसे आपने जैसे ये प्रोसेस देखा। तो उसके बाद जैसे मोनोग्लाइसरोल कल भी शायद पढ़ा था, ये पढ़ा था या नहीं, डाइग्लाइसरोल और ट्राइग्लाइसरोल, या नहीं, ये डिस्कस किया था या नहीं, मोनोग्लाइसरोल, डाइग्लाइसरोल या ट्राइग्लाइसरोल, जैसे साहब ये डिस्कस किया है, मोनो, ट्राई और ट्राइग्लाइस, ये हो गया, ये सेक्शन हो गया आई थिंक। तो उसके बाद जो प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड है, ये सेक्शन भी आई थिंक हुआ है, जिसमें हमने आखिर में एक चार्ट देखा था। चार्ट में भी जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। हमारे एसटीबी के अंदर, जैसे एसटीबी के अंदर एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट भी मौजूद है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट भी मौजूद है कि हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे क्यों कहते हैं। वाई, जैसे आपको पता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है 1 और मोर पेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स ज्वाइंड बाय सिंगल सिंगल बॉन्ड्स, नो डबल बॉन्ड। तो यानी बेसिकली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसमें डिफरेंस इसी बॉन्ड का है। अगर हाइड्रोकार्बन सारे उसमें सिंगल बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक है, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। और इसी तरह से जो हाइड्रोकार्बन जो
बॉन्ड्स पार्ट है जो फैटी एसिड का, इसके दरमियान एक या एक से ज्यादा भी कभी कभार जैसे डबल बॉन्ड आ जाते हैं, तो उस वजह से हम इसे कहेंगे ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। जैसे आपने जैसे मॉलिक्यूल्स के हवाले से जैसे देखा होगा, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे एक टर्न जैसे जो मौजूद है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड का हम डायग्राम भी देखते हैं तो ये डबल बॉन्ड का होगा। तो डबल बॉन्ड जिसमें है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाता है। दे हैव वन और मोर पेयर्स ऑफ कार्बन एटम जॉइंड बाय डबल बॉन्ड, और इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। यही जो प्राइमरली डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के दरमियान, कि इनमें डबल बॉन्ड मौजूद है और इनमें डबल बॉन्ड नहीं है, और दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। मोस्टली आर जनरली दे आर फाउंड इन प्लांट्स एंड जनरली दे आर फाउंड इन एनिमल्स। जैसे आखिर में जैसे एक एग्जाम्पल भी है एसटीबी के अंदर, एग्जाम्पल जैसे देखिए स्टीरिन है, C57H110 एंड O6 है, बीफ एंड मटन में पाया जाता है ऐसा, और लिनोलिन जैसे C57H104 एंड O6 जो कॉटन में, कॉटन ऑयल के अंदर जैसे ये पाया जाता है। इसी तरह से ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हैं जो आप जहन में रखेंगे, नोट करेंगे, तो हो सकता है कि ऐसे सवाल जो आपके लिए आ जाए। फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का डिफरेंस, मेन डिफरेंस है इसका जो है बॉन्ड में। जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं तो उनमें जैसे ओनली सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोकार्बन की चेन में, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें एक से ज्यादा जो है डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड आप देखें इसमें हाइड्रोकार्बन जैसे लिंक है, तो उनमें कोई भी मीन्स जैसे डबल बॉन्ड नहीं है, सारे जो है सिंगल बॉन्ड के जरिए लिंक है, इन सब के दरमियान जैसे सिंगल बॉन्ड मौजूद है। बट आप जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखेंगे, उसमें जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में वन या मोर डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाता है। बाकी जैसे आपको पता है कि हर एक जो फैटी एसिड है उसकी खास फीचर ये होती है नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, और आखिर में उनकी एंड पे जैसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये फैटी एसिड का लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसमें अरेंजमेंट इस तरह से होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने ये चार्ट भी पढ़ा था, इस चार्ट के हवाले से जो है थोड़े से टोकन टाइप के सवाल है। टोकन टाइप की मीन्स जो क्रैमिंग करनी है जो आपके पास जैसे मौजूद है, यकीनन हमारे जो एनटीबी बुक है उसमें 47 पेज पे जो चार्ट दिया गया, ये चार्ट इसमें खास तौर पे जैसे आप देखें एक कैटेगरी है सैचुरेटेड की है और दूसरी है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। जैसे इसमें खास तौर पे जैसे सैचुरेटेड एसिड में नंबर 1 पामेटिक एसिड है, जैसे मोस्ट फैट्स एंड ऑयल यानी सोर्स इसका क्या है, और प्लस में नंबर ऑफ कार्बन एटम और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसको आप जहन में रखेंगे कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट कौन किसका है। एक बात नंबर 2 जो है इसमें जो है कार्बन एटम की तादाद कितनी होती है, इसमें एटलीस्ट ये आपको 2 क्वेश्चन है, इसमें आपको जहन में रखने, नोट करने, इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। स्टीरिक एसिड है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट 70 है, कार्बन एटम जैसे उसमें जो है 18 है। जैसे हमने कल पढ़ा था 2 to 20 कार्बन एटम होते हैं, तो ये स्टीरिक एसिड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम 18 कार्बन, पामेटिक एसिड में 16। इसी तरह ओलिक एसिड है उसमें जैसे अगेन ये कार्बन एटम जो 18 है, लिनोलिक एसिड है उसमें कार्बन एटम भी 18 है, ये भी ज्यादा है, बट इनकी मेल्टिंग पॉइंट देखें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मेल्टिंग पॉइंट जो है कम है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में यूनिट दिया गया है, तो ये चार्ट आप जहन में रखेंगे, होपफुली आप इसको जैसे नोट किया। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जैसे फास्फोलिपिड के अंदर जो है लिपिड्स के अंदर है वो है, जैसे हमने कल पढ़ा था लिपिड के टाइप्स के हवाले से, तो एक एसाइल ग्लाइसरोल है जिसमें मोनो, डाई और ट्राई ग्लाइसराइड जैसे हमने पढ़े। मोनो की मीनिंग क्या होगी, 1 फैटी एसिड 1 ग्लाइसरोल, और डाई की मीनिंग क्या होगी, 2 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरोल। ट्राई ग्लाइसराइल इसमें 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरोल होता है। तो इसी तरह से जो दूसरी कैटेगरी है वो वैक्सेस की है, तीसरी कैटेगरी फास्फोलिपिड की है, और चौथी कैटेगरी टर्पीन्स की है। तो टर्पीन्स एंड वैक्सेस जो हमारे पीएमसी के सिलेबस में ये एक्सक्लूड है, यानी शामिल नहीं किए गए। जैसे आपके पास भी सिलेबस मौजूद है उसमें नहीं है, हम जो है फास्फोलिपिड आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप देखें फास्फोलिपिड की कंपोनेंट्स कौन से हैं। फास्फोलिपिड की कंपोनेंट्स जैसे अगर आप एसटीबी में देखेंगे वेरी सिंपल मौजूद है, एसटीबी में बहुत ही आसान सी पॉइंट्स हैं, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं मिलेगी आपको। जैसे 2 फैटी एसिड 1 ग्लाइसरोल, उसके साथ जैसे ग्लाइसरोल के साथ जैसे वो बॉन्डेड है, और जैसे आपको पता है ग्लाइसरोल
3 कार्बन कंपाउंड है उसमें भी एक OH ग्रुप मौजूद है, तो थर्ड नंबर जैसे OH ग्रुप है उसके साथ जाके फास्फेट लिंक होता है। तो यानी 2 फैटी एसिड 1 ग्लाइसरॉल एक फास्फेट जो ग्रुप होगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे एसटीबी में वेरी क्लियर बताएंगे। जैसे 2 फैटी एसिड ग्लाइसरॉल, और जाहिर है ग्लाइसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड है, उसमें एक तीसरी पॉइंट भी मौजूद है लिंकेज के लिए, तो उसके साथ फास्फेट ग्रुप जाके अटैच होगा, तो इस तरह से फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनेगा। 2 फैटी एसिड की जो जैसे फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, इसे हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर हेटिंग एंड है। और बाकी जैसे ग्लाइसरॉल फास्फेट ग्रुप जो है वो हाइड्रोफिलिक एंड बनाता है, हाइड्रोफिलिक एंड जो है वाटर लविंग एंड है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो इसी तरह से इसकी 2 एंड भी हम पढ़ते हैं। जैसे कि फास्फोलिपिड की बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो है इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। प्लस में प्रोटीन होते हैं जैसे आपको पता है, बट फास्फोलिपिड कंपोनेंट बहुत जरूरी कि उसके बाई लेयर है। बाई लेयर की मीनिंग है 2 लेयर्स हैं फास्फोलिपिड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लोअर क्लास में जैसे आपने पढ़ा होगा, डिस्कस करेंगे। तो यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। तो यानी एसटीबी के अंदर जस्ट इतनी ही पॉइंट्स हैं, यानी टू फैटी एसिड 1 ग्लाइसरॉल जैसे वो स्केलेटन के तौर पे काम कर रहा है, और उसके ऊपर जो थर्ड नंबर जो कार्बन है ग्लाइसरॉल का उसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो ग्लाइसरॉल फास्फेट ग्रुप जो है ये हाइड्रोफिलिक एंड बनाते हैं, और जो फैटी एसिड के जो 2 फैटी एसिड के जैसे टेल एंड जैसे बनाते हैं, टेल एंड भी कहते हैं, और फास्फेट ग्रुप को हेड एंड कहते हैं, इससे टेल एंड कहते हैं। दैट इज अ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन पोलर भी कहते हैं। तो ये जस्ट इतनी पॉइंट्स है, बट जैसे एटीपी के हवाले से थोड़ी सी नई पॉइंट्स हैं, नए टर्म्स हैं जिनको आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल को, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल को फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के हवाले से जैसे हम बात हो रही है कि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जैसे ये यकीनन क्या है, ये ग्लाइसरॉल है जो स्केलेटन के तौर पे काम कर रहा है, जिसमें ये 2 फैटी एसिड है, एक फैटी एसिड और दूसरा ये फैटी एसिड। ये पॉइंट यहाँ पे क्यों है, वाई बिकॉज ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है और ये सेचुरेटेड फैटी एसिड है। इसी तरह से जैसे आपको पता है ग्लाइसरॉल के अंदर जो है 3 कार्बन होते हैं, OH ग्रुप होता है, 2 तो ये नहीं एंड यहाँ पे फैटी एसिड के साथ इनके लिंक हो गए, ईस्टर बॉन्ड बन गया है। बट ये जो तीसरा जो कार्बन है इसके साथ जो है फास्फेट ग्रुप की लिंकेज होती है। इस तरह से एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल जो बने होते हैं ना, ये इसमें फास्फेट ग्रुप है, ये ग्लाइसरॉल है और 2 फैटी एसिड है। प्लस में जैसे आप देखिए हमारे एसटीबी के हवाले से, एनटीबी के हवाले से थोड़ी सी नई पॉइंट्स हैं, उनको समझने में यकीनन आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी तकलीफ होगी, बट उसको आसान तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फास्फोलिपिड जो एक फास्फेटिडिक मॉलिक्यूल की तरह है, सिमिलर टू डाइग्लाइसराइड, जो सिमिलर टू डाइग्लाइसराइड है। डाइग्लाइसराइड किसे कहते हैं, फास्फेटिडिक एसिड जो है डाइग्लाइसराइड, यानी उसमें एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल होगा, यकीनन उसे हम क्या कहेंगे, डाइग्लाइसराइड कहेंगे। तो यानी फास्फेटिडिक एसिड जो है डाइग्लाइसराइड की तरह है। डाइग्लाइसराइड की आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि 1 ग्लाइसरॉल एंड 2 फैटी एसिड होंगे तो उसे डाइग्लाइसराइड कहेंगे। जो इसमें क्या है, डाइग्लाइसराइड यानी एक ग्लाइसरॉल है, 2 फैटी एसिड है, एस्टरीफाइड विद द फर्स्ट एंड सेकंड OH ग्रुप ऑफ द ग्लाइसरॉल। फर्स्ट एंड सेकंड OH ग्रुप ऑफ द ग्लाइसरॉल उसके साथ एस्टरीफाइड है, यानी 1 फैटी एसिड अनदर फैटी एसिड। एस्टरीफाइड की मीनिंग है इनके साथ ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है, ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है। एंड फास्फेट ग्रुप एस्टरीफाइड विद द थर्ड OH ग्रुप ऑफ ग्लाइसरॉल, और जो थर्ड OH ग्रुप है ग्लाइसरॉल का, थर्ड OH ग्रुप है ग्लाइसरॉल का, उसके साथ जो फास्फेट ग्रुप की लिंकेज हुई है। अगर ये 2 पॉइंट्स आपने समझी हैं कि यानी फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट क्या है, बाकी सारी चीजें आसान हो जाएगी अगर यहाँ पे आपने ये पॉइंट समझे हैं। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट जैसे नोट किए इस पूरी फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल में, ताकि आप स्टूडेंट्स इसको फॉलो करें, समझें कि है क्या, अरेंजमेंट क्या है। बिकॉज थोड़ी सी एक नई चीज है, एनटीबी में एक नई चीज है जिसको समझने की जरूरत होती है। जैसे
कि यानी फास्फेटिडिक एसिड हम आते हैं क्या, फास्फेटिडिक एसिड इज लाइक द डाइग्लाइसरोल। डाइग्लाइसरोल में क्या होता है, दो फैटी एसिड होते हैं और एक ग्लाइसरोल होता है। तो दो फैटी एसिड एक ग्लाइसरोल, तो मीन्स उसमें क्या है, कार्बन नंबर 1 है ग्लाइसरोल का, कार्बन नंबर 2 उसके साथ ये स्टिफाइड हुए, थर्ड नंबर कार्बन होगा, थर्ड नंबर जो कार्बन होगा, थर्ड नंबर कार्बन में जैसे ये थर्ड नंबर कार्बन उसके साथ ये फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो उस तरह से जो है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनता है। हम कोलिन एंड पे बाद में आते हैं, जैसे फिलहाल जो आप ये नोट करें कि यानी ये जो 2 फैटी एसिड 1 एंड 2 के साथ स्टिफाइड हुए, 3 नंबर जो ग्लाइसोल का है उसके साथ फास्फेट ग्रुप लिंक हुआ, तो इस तरह से जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनता है। ये जो एंड है ये हाइड्रोफिलिक एंड है जिसे पोलर एंड कहते हैं, और ये जो एंड है हाइड्रोफोबिक है जो नॉन पोलर है, और इनसॉल्युबल वाटर जैसे हम कहते हैं। तो ये फैटी एसिड वाला एंड है, ये जो है आपको पता है ग्लाइसरोल फास्फेट एंड। तो ये पॉइंट आपने जहन में यकीनन रखी होगी कि यानी डाइफास्फेटिक एसिड क्या होता है, जैसे उसमें सिमिलर टू डाइग्लाइसराइड है, सिमिलर टू डाइग्लाइसराइड यानी 2 फैटी एसिड 1 ग्लाइसरोल है। बट जो थर्ड नंबर ग्लाइसरोल का होगा अगर उसके साथ जो फास्फेट ग्रुप अटैच हो तो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनता है, तो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनता है, इसके रिजल्ट में ही फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बनता है। अब हम आते हैं जो हमारे जो एनटीबी की जो पॉइंट्स हैं, एनटीबी की जो पॉइंट्स हैं वो एनटीबी की पॉइंट्स क्या कहते हैं। अब हम स्टार्ट देते हैं। जो मेन जो पॉइंट थी वो हमने डिस्कस की कि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल क्या है। फास्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ द फास्फेटिडिक एसिड। फास्फेटिडिक एसिड क्या है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा जो है डाइग्लाइसरोल की तरह है। Phospholipid is found when phosphatidic acid combines with one of the 4 organic compound। जैसे आपने देखा ना फास्फेटिडिक एसिड क्या है, डाइग्लाइसरोल की तरह है, जिसमें एक ग्लाइसरोल है और 2 फैटी एसिड है, 2 फैटी एसिड है, इसे हम कहेंगे फास्फेटिडिक एसिड। अब जो नंबर 3 इसका जो कार्बन है ग्लाइसरोल का, उसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आइदर या जैसे ना कंबाइन विद फास्फेटिडिक एसिड कंबाइन विद वन ऑफ द 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किसी इन 4 में से किसी एक जो कंपोनेंट है उसकी जो है अटैचमेंट होती है। कैसे, अगर कोलिन भी अटैच हो सकता है फास्फेट, और इसी तरह फास्फेट के साथ, इसी तरह से इथेनॉल अमाइन भी अटैच हो सकता है, इनोसिटल भी है एंड स्टीरिन है। किसके साथ, ये जो नंबर जैसे 3 पे जो फास्फेट अटैच हुआ था, और फास्फेट के साथ अब जो है इसमें कौन सा ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट अटैच हो सकता है। तो ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपोनेंट अटैच हो सकता है, जैसे हम पढ़ेंगे सिर्फ कोलिन, हम जो पढ़ेंगे जैसे हमारे एनटीबी में कि इस फास्फेट ग्रुप के साथ जो है कोलिन अटैच होता है, फास्फेट ग्रुप के साथ नाइट्रोजिनस बेस कोलिन अटैच होता है। इस देन कंपाउंड स्ट्रक्चर को देन कहेंगे कि ये जो है लेसिथिन है, फास्फोलिपिड लेसिथिन है, जो हम पढ़ेंगे। जैसे ठीक है ना, ये जैसे आपने डाइग्लाइसराइड और जैसे आपने पढ़ा फास्फेटिडिक एसिड जिसके अंदर 2 फैटी एसिड ग्लाइसरोल फास्फेट ग्रुप जो होता है। अब फास्फेट ग्रुप के अंदर आइदर कोलिन भी अटैच हो सकता है, इथेन अमाइन भी अटैच हो सकता है, इनोसिटल भी हो सकता है, एज वेल एज सीरिन अमाइनो एसिड भी हो सकता है। चारों में से कोई भी एक ग्रुप जो है इस फास्फेट ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है। तो फास्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स फ्रॉम फास्फेटिडिक एसिड जो फाउंड व्हेन फास्फेटिडिक एसिड कंबाइंस विद एनी वन ऑफ द 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज, ये जो देन जो इनमें से कोई भी जैसे ही ग्रुप है यानी फास्फेट के साथ ग्रुप है। अगेन हम जैसे हमारे एनटीबी के अंदर इसकी डायग्राम भी मौजूद है, उसको भी जरा देखेंगे कि फास्फेटिडिक एसिड की बात हो रही है। तो मींस ये जो ऑर्गेनिक ग्रुप, जैसे ये 2 फैटी एसिड है, आपको पता है कि ये जो यकीनन फैटी एसिड होगा जिससे हम कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये डबल बॉन्ड मौजूद है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब देखिए ग्लाइसरोल पार्ट है, कार्बन नंबर 1 और 2 है, इसमें ये स्टिफिकेशन ईस्टर बॉन्ड है, बट ये कार्बन नंबर 3 है, इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है। अब फास्फेट ग्रुप जो है उसके साथ अगर कोलिन अटैच है, फास्फेट ग्रुप के साथ कोलिन अटैच है, फास्फेट ग्रुप के साथ अगर कोलिन अटैच है, ऐसे 4 जो ऑर्गेनिक ग्रुप थे, इन चारों में से कोई भी एक, इथेनॉल अमाइन भी हो सकता है, इनोसिटल भी हो सकता है, या सीरिन अमाइनो एसिड वो भी अटैच हो सकता है, एनी 4 ऑफ देम। ठीक है, 2 फैटी एसिड ग्लाइसरोल, थर्ड नंबर ग्लाइसरोल का जो OH ग्रुप है उसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो। फास्फेट ग्रुप के साथ जैसे अगर एनी ऑफ द 4 कार्बन है जिसमें जैसे कोलिन है, जैसे इथेनॉल अमाइन है,
इनोसिटल है या जो सीरीन है, कोई भी एक जैसे होगा, तो इस तरह से ये एडिशनल ग्रुप हैं जो ऑर्गेनिक ग्रुप हैं जो एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी सेम डायग्राम हमारे एनटीबी में, इस इलस्ट्रेशन वाली डायग्राम एनटीबी में मौजूद है, एनटीबी में भी मौजूद है, एनटीबी पार्ट में मौजूद है। तो उसमें भी हम देख सकते हैं जैसे क्लियर लिखा हुआ है, जैसे फैटी एसिड नंबर 1, फैटी एसिड नंबर 2 देन ग्लाइसरॉल के साथ लिंक हुए और ग्लाइसरॉल फास्फेट ग्रुप के साथ लिंक हुआ, फास्फेट ग्रुप के साथ जो है कोलिन अटैच हुआ है। तो फास्फोलिपिड जो जिसमें सबसे कॉमन टाइप का जो फास्फोलिपिड है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फास्फोलिपिड इज द फास्फेटिडिलकोलिन। फास्फेटिडिलकोलिन, फास्फेटी लफ्ज किसको रेफर करता है? फास्फेटिडिक एसिड को रेफर करता है। और उसमें अगर कोलिन जो चार में से एक ऑर्गेनिक ग्रुप जो है वो कोलिन अटैच है, तो हम उसे कहेंगे फास्फेटिडिलकोलिन, आल्सो कॉल्ड लेसिथिन। इसको जो सिंपल वर्ड्स में लेसिथिन भी कहा जाता है। एनटीबी के अंदर ये पॉइंट्स मौजूद है, in which choline is attached to the phosphate group of phosphatidic acid and one of the end of the phospholipid molecule containing the phosphate group and additional compound is hydrophilic that polar and readily soluble with water। जैसे कि आपको पता है कि ये जो एंड होता है जिसमें जैसे कोलिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोलिन अटैच है, फास्फेट ग्रुप भी है और ये ग्लाइसरॉल है, ये एंड जिसे हम कहेंगे हेड एंड कहते हैं। और ये हाइड्रोफिलिक एंड इन नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है और वाटर सॉल्युबल भी होता है, जैसे आपको पता है इसे हम वाटर सॉल्युबल भी कहते हैं और इस एंड को हम कहते हैं पोलर एंड भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड पोलर एंड। हेड हाइड्रोफिलिक वाटर सॉल्युबल पोलर एंड। बाकी ये जो जैसे आपको पता है कि ये एंड जिसमें दो फैटी एसिड है, ये इसे टेल कहेंगे, जैसे ये हेड है तो इसे टेल कहेंगे, ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये पोलर है और इसे हम नॉन पोलर कहते हैं। ठीक है, होपफुली आपने इन चीजों को कंपेयर करके आसान तरीके से आपने समझ लिया होगा कि जैसे पोलर एंड रेडियली सॉल्युबल जो है, द अदर एंड, दूसरा एंड कौन? द कंटेनिंग द फैटी एसिड साइड चेन इज हाइड्रोफोबिक, ये फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक है और नॉन पोलर है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दिस फास्फोलिपिड आर मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बस इतना ही टॉपिक है, अगर आप इनको ब्रेक करके थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एनटीबी में ये सारी चीजें नहीं है, एनटीबी में ये जो है जैसे खास तौर पे कोलिन टर्म आया है, फास्फोटिडिलकोलिन और लेसिथिन, ये भी एक नया टर्म है। और इसी तरह फास्फेटिडिक एसिड क्या है? फास्फेटिडिक एसिड इज लाइक दैट डाइग्लाइसरॉल। और वहीं से अगर आप स्टार्ट लेते जाएं तो होपफुली आप इस मॉलिक्यूल को समझ सकते हैं। कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, इलस्ट्रेशन हमारे एनटीबी में दी गई हैं और याद करेंगे। और बाकी आप हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एड्स है, ये तो पहले ही आप एसटीबी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डायग्राम भी मौजूद है और थोड़ा सा इनको अलग अलग कंपोनेंट करके, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिनको नहीं समझ में आता है तो वो अलग अलग कंपोनेंट करके पढ़ेंगे तो होपफुली ये समझ लेंगे। ठीक है, होपफुली समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे तो कोलिन है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोलिन है, इनमें से चार जैसे हमने पढ़े थे, कोई भी हो सकता है। फास्फोलिपिड के डेरिवेटिव्स हैं तो उसमें इथेनॉल अमाइन भी हो सकता है, इनोसिटल भी हो सकता है, सीरीन भी हो सकता है, कोई एक जो है जैसे यहाँ पे जो कंपाउंड हो सकता है। बट यहाँ पे जैसे लेसिथिन है तो उसमें यकीनन ये कोलिन नाइट्रोजिनस बेस है, कोलिन इज नाइट्रोजिनस बेस, वो अटैच होता है तो ये इस तरह से जो फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जैसे बना है। ठीक है, होपफुली आपने समझ लिया होगा, या दोबारा से हम इसको दोबारा से किसी और डायग्राम के जरिए भी देख सकते हैं। जैसे हमारे लाइक जैसे टेक्स्ट बुक में भी ये मौजूद है, जैसे ये ऐसी डायग्राम है, ये ग्लाइसरॉल एंड है और फैटी एसिड नंबर 1, फैटी एसिड नंबर 2। ये जैसे ये जो आपको पता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के साथ लिंक है, थर्ड नंबर कार्बन के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है और फास्फेट ग्रुप के साथ कोलिन अटैच है। तो ये पार्ट जो होता है हेड पार्ट बनाता है और हेड पार्ट की फीचर्स आपको पता है कौन सी है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर, पोलर है, वाटर सॉल्युबल है, जैसे आपने पढ़ा है। तो ये और इस एंड को हम कहते हैं हेड एंड कहते हैं। और ये टेल एंड है, टेल एंड के अंदर जस्ट जो है टू फैटी एसिड है जिसे हम कहते हैं टेल एंड कहते हैं। हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन पोलर है। तो जैसे आपने ये इनकी फीचर्स को भी आपको नोट करना है। ये सेम जैसे फार्मूला के जरिए जैसे बताया गया है, तो ये नहीं आप जैसे याद ना भी करें। और जैसे आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो उसमें ये फास्फोलिपिड का बाइलेयर है। फास्फो
बाइलेयर है उसका एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट होता है, और ये एंड जैसे साइटोप्लाज्म का होता है। जैसे आपको पता है लिपिड बाइलेयर ये सेल मेम्ब्रेन हुई, इनसाइड क्या होगा, यकीनन ये साइटोप्लाज्म की साइड है। एक इससे बाहर का एनवायरनमेंट है जिससे कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। तो अरेंजमेंट क्या है इस फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, अरेंजमेंट ये है कि ये जैसे हेड ग्रुप जो होते हैं, हेड ग्रुप आउटसाइड पे होते हैं, और जो टेल एंड होते हैं ना, जिसे जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, दे अपोज ईच अदर, दे अपोज ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। बट ये जो हेड एंड होता है वाटर लविंग होने की वजह से ये इस तरह से जो है एक साइटोप्लाज्म की तरफ होता है एंड, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट की एंड की तरफ होता है। तो ये सेल की स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर इस तरह से मेंटेन होती है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर सेल मेम्ब्रेन के लिए जरूरी है। इसी तरह से और भी जैसे इलस्ट्रेशन आसान तरीके से, जैसे ये एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड जो अनसैचुरेटेड है, कार्बन नंबर 1 एंड 2 के साथ ये स्टिफिकेशन या ईस्टर बॉन्ड है, ये ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल था उसके साथ ये लिंक है। थर्ड नंबर कार्बन फास्फेट ग्रुप है, और इस फास्फेट ग्रुप में एनी ऑफ द 4 जैसे कोलिन अटैच है। तो आपको पता है कि जैसे हम इसे लेसिथिन भी कहते हैं, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें चारों में से कोई भी एक हो सकता है। कोलिन जो नाइट्रोजनस बेस, इथेनॉल अमाइन भी हो सकता है, इसी तरह से इनोसिटल भी है, या सीरिन जो अमाइनो एसिड होता है, एनी ऑफ द 4। इस तरह से जो ये लेसिथिन को जस्ट बनाए जिसमें अगर कोलिन नाइट्रोजनस बेस है तो। एंड ये लिपिड्स, फास्फोलिपिड की क्या है, फास्फोलिपिड्स आर द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिपिड बाइलेयर, जो सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर है उसका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसी तरह से फास्फोलिपिड हमारा हो गया। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो सिलेबस में डिफाइंड है, सिलेबस में फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बाद ट्राइग्लाइसराइड हमने कल ही जैसे पढ़ लिया, और एसाइल ग्लाइसरॉल जैसे मोनो, डाई एंड ट्राइग्लाइसराइड, ये एसाइल ग्लाइसरॉल जिसमें फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल जो आपस में लिंक हुए, वही इस बात इसकी बताई गई। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर जैसे मौजूद है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जैसे 6 नंबर पे है ना, डिस्क्राइब लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, ट्राइग्लाइसराइड, अल्कोहल एंड ईस्टर, जो ईस्टर्स जो there are major classes of RNA with special function in protein synthesis, and they are transcribed from DNA template. तो जो मीन्स जितने भी आरएनए हैं वो सब एक्चुअली पहले डीएनए से ही बनते हैं, डीएनए से बनते हैं। एमआरएनए भी है, टीआरएनए भी है, आरआरएनए। इंफॉर्मेशन इनके बनने के लिए वो सब डीएनए टेम्पलेट में कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल बनते हैं। देन उनकी मॉडिफिकेशन होती है। एमआरएनए का काम होता है मैसेंजर आरएनए जो राइबोसोम तक जाएगा, बाकी आरएनए अपने फंक्शन या वो उनका अलग होगा। तो इसी तरह से जैसे नेक्स्ट जो ये ओवरऑल जैसे इसकी जरूरत नहीं है, ये अभी फिलहाल इस एंड पे जरूरत नहीं, आगे हम देखेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन का अमल कैसे होता है ये भी आपने जैसे पढ़ा है। जैसे ये कोई भी जीन या जेनेटिक मटेरियल है, उसमें जीन 1, जीन 2, जीन 3, इस जीन के अंदर डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। ये डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस से कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए मॉलिक्यूल बनता है। जैसे डीएनए से एमआरएनए बनना है, जैसे डीएनए स्ट्रैंड में अगर एडेनिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल है, जैसे डीएनए में आपने पढ़ा एडेनिन डबल बॉन्डेड थाइमिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्डेड साइटोसिन के साथ होता है। ये डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल है। अगर डीएनए की एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होगा। इसी तरह से डीएनए के एक स्ट्रैंड में साइटोसिन है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। तो इस तरह से इस रूल को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल। डीएनए के एक स्ट्रैंड में जो बेस होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, उसका दूसरे स्ट्रैंड में उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। बट जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो वो किस तरह से, जहां पे अगर एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन नहीं आएगा, क्योंकि थाइमिन मैसेंजर आरएनए में होता ही नहीं है, उस जगह पे यूरेसिल होता है। यहाँ पे साइटोसिन है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन होगा, साइटोसिन है कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन, एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल, एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल, एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल, साइटोसिन तो गुआनिन, साइटोसिन गुआनिन, साइटोसिन गुआनिन, और एडेनिन यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन तो एडेनिन मौजूद है। इसके अकॉर्डिंगली डीएनए ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दे दी, और इस अमल को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए के अंदर जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब मैसेंजर आरएनए के अंदर आ गई, और इससे हम कहेंगे
इससे हम कहेंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन का अमल है। तो मैसेंजर आरएनए में आपको पता है कि जैसे 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है ना, 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, जैसे एक कोडान कहेंगे, एंड 1 कोडान कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड, 1 कोडान कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड। ये जेनेटिक डिक्शनरी है, इंटर क्लास में जैसे डिटेल में है, इंट्री टेस्ट वालों ने पहले से पढ़ी हुई है और सबने याद भी की हुई है। तो जेनेटिक डिक्शनरी है, जैसे यू जी जी इट कोड्स फॉर ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। इस तरह से यू 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 फिनाइलएलेनिन पहला जैसे कोडान होता है। इसी तरह से जी जी सी जो है ग्लाइसिन को कोड करता है, यू सी ए सीरीन को कोड करता है। इसी तरह से एक स्टार्ट कोडान होता है, ए यू जी स्टॉप कोडान है, 3 कोडान है। तो यानी स्टार्ट कोडान कहाँ से, जैसे जीन स्टार्ट हुआ है, स्टॉप कोडान यानी वो जीन टर्मिनेट हुआ है जहां पे खत्म हुआ है, तो ये स्टॉप कोडान हो जाता है। जैसे ये जीन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो पहला कोडान भी होता है और उसका एक आखिरी कोडान यूजीए यू, जिस तरह से आपने पढ़े हैं वो सारी चीजें, स्टार्ट और स्टॉप कोडान। स्टार्ट और स्टॉप कोडान के बीच में जितने भी डीएनए की सीक्वेंस होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बन जाता है। एमआरएनए का अब काम क्या होगा, एमआरएनए जाएगा राइबोसोम में और वहां पे इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस कहें या ये जो है एक मैप है, इसके अकॉर्डिंगली एक बिल्डिंग बनेगी। जैसे इंजीनियर ने मैप डिजाइन किया और ये जो मैप है वो जो साइट या जगह जहां पे बिल्डिंग बननी थी उस जगह पे वो बिल्डिंग कौन सी है, राइबोसोम। इंजीनियर कौन सा है, इंजीनियर जैसे डीएनए था उसने मैप बनाया, एमआरएनए के अंदर मैप मौजूद है, इंस्ट्रक्शन मौजूद है। अब जो है वो कहाँ पे साइट क्या है, जगह क्या है, राइबोसोम। अब जो मजदूर और मटेरियल वगैरह जो होंगे वो टीआरएनए और अमाइनो एसिड होंगे, टीआरएनए अमाइनो एसिड लाते जाएंगे और आखिर में पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस तरह से जो है ना ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड में आरएनए का रोल ये होता है कि इसके अंदर कोडान होते हैं और एमआरएनए के अंदर कोडान होते हैं और हर एक कोडान की एक खास मीनिंग होती है जिसमें अमाइनो एसिड को मीनिंग होती है और उसकी देन ट्रांसलेशन होती है, राइबोसोम में होती है और प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। जैसे फुल एंट्री वालों ने तो इसकी डिटेल पढ़ी है, बाकी जाहिर हाफ एंट्री वालों को इतनी डिटेल यहाँ पे नहीं है। जो पॉइंट्स है वो हम पढ़ेंगे, जो पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। जैसे मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड वेरिएबल लेंथ, जैसे लेंथ वेरिएबल है। अगर एक ऐसा जीन है जिसमें अगर जैसे हम कहेंगे 300 न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं, 900 भी हो सकते हैं, तो हर एक जीन की अकॉर्डिंगली उसकी लेंथ होती है। बिकॉज डीएनए से एमआरएनए में मैसेज आता है तो उसकी लेंथ वेरिएबल होती है। Length depends upon the size of the gene as well as the proteins which it makes takes the message. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया गया कि अगर 100 अमाइनो एसिड की मैसेज इसमें डीएनए के अंदर मौजूद है, 100 अमाइनो एसिड की, तो आरएनए की लेंथ में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, इसमें होंगे 300 न्यूक्लियोटाइड। वाह, कैसे, जैसे कि आपको पता ट्रिपलेट होता है, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करने के लिए ट्रिपलेट एमआरएनए के ट्रिपलेट होते हैं जिससे हम कहते हैं कोडान कहते हैं। तो यानी तो उसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, जैसे अगर यहाँ पे देखें ना आप मैथमेटिक्स के हवाले से देखें, 100 अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड को कोड कौन करता है, कोडान होते हैं, और एक कोडान के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक कोडान के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और जिसे हम कहेंगे 3 न्यूक्लियोटाइड के लिए कहेंगे ट्रिपलेट कोडान। ट्रिपलेट लफ्ज ट्राई मीन्स 3, तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे 300 न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो यानी एक ऐसा एमआरएनए जिसको 100 अमाइनो एसिड को कोड करना होता है तो उनके अंदर 300 न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो उनके अंदर ये लेंथ के बारे में बताया गया, जितनी ज्यादा अमाइनो एसिड की मैसेज होगी तो उतना ही बड़ा एमआरएनए होगा। Actually, every 3 nucleotide in a RNA encode a specific amino acid, such as triplet of the nucleotide along the length of mRNA called codon or genetic code. जो फुल एंट्री के लिए ये तो कोई इश्यू ही नहीं है। एमआरएनए इज अबाउट 3 to 4%। ये टोकन टाइप की क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप नोट करेंगे ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। जैसे ये परसेंटेज वाइज जो सवाल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आपको क्रैमिंग करके मेमोराइज करके याद करना। टोटल आरएनए की 3 to 4% मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए। mRNA takes the genetic messages from nucleus to the ribosome in the cytoplasm to form a particular amino acid। जैसे हमने डायग्राम के जरिए भी देखा, डीएनए की इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन के जरिए जो एमआरएनए में जैसे आई है, एमआरएनए न्यूक्लियोपोर से निकल के राइबोसोम तक गया है और वहां पे प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, मैप है, उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन सा तरतीब से अमाइनो एसिड आएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है जैसे एमआरएनए की है। और एमआरएनए अपनी इंस्ट्रक्शन जैसे प्रोटीन बनाने के लिए देगा ना, वो किस जगह पे देगा, वो देगा राइबोसोम
राइबोसोम में, और वहां पे राइबोसोम में कौन सा प्रोसेस होता है, राइबोसोमिक ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, और वहां पे जैसे ये एमआरएनए अपनी इंस्ट्रक्शन देता है। तो जो फुल एंट्री की स्टूडेंट है उन्होंने ऐसा जेनेटिक कोड भी याद कर लिया है। जेनेटिक कोड आपको पता है, एमआरएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड है आपने याद किया। अगर एमआरएनए के अंदर सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल एमआरएनए के अंदर सीक्वेंस है, पहले पार्ट में एयूजी आता है, एयूजी स्टार्ट कोडन है, अगर यूयूयू है तो फिनाइल एलेनिन है। इस तरह से जो है हर एक ट्रिपलेट की कोई ना कोई एक मीनिंग है। फाइनली एमआरएनए जहां पे स्टॉप होगा, खत्म होगा, वहां पे एक स्टॉप कोडन भी होते हैं, आपने जैसे पढ़े हैं। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आपको ये कोडन याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम नंबर 2 टाइप, जो सेकंड टाइप है जिससे आरआरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए तक आते हैं, आरआरएनए तक आते हैं। एक मिनट, राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए, ठीक है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये दो चीजों के बने होते हैं, केमिकल कंपोजिशन इनकी है, एक तो खुद आरआरएनए होता है प्लस में प्रोटीन। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को यानी यकीनन जो ये राइबोसोम में खुद आरआरएनए एंड प्रोटीन के बने हुए। आरआरएनए, आर लफ्ज की मीनिंग ही राइबोसोमल होती है, यानी राइबोसोम वाला आरएनए है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड वाली सीक्वेंस है, किन किन जगहों पे फोल्ड होंगे, बट है, इस आरएनए का नेम होगा राइबोसोमल आरएनए। rRNA is transcribed by the genes present on the DNA of the several of the chromosome। जैसे हमने पढ़ा है कि जितने चाहे 3 टाइप्स के आरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो या आरआरएनए हो या टीआरएनए, ये सब जो बनते कहाँ से, इंफॉर्मेशन किस में होती है, इंफॉर्मेशन होती है डीएनए में, वहीं से बनते हैं। So this is called as, it is called as rRNA because it eventually becomes a part of ribosome। ठीक है ना, ये नेम भी इस वजह से दिए गए ना, डीएनए का मैसेज राइबोसोम तक लाया, मैसेंजर आरएनए हो गया। ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर अमाइनो एसिड को पिक करके ट्रांसफर करके मींस जैसे लाते हैं राइबोसोम की तरफ, तो ये टीआरएनए हो गई या ट्रांसफर आरएनए हो गए। इसी तरह से जैसे आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए नेम भी इस वजह से आया बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द राइबोसोम, सो दे आर कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। इस पैकेज द वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स इनटू राइबोसोम सब यूनिट। जैसे आपको पता है कि आरआरएनए प्लस प्रोटीन मिलके राइबोसोम की यूनिट्स बनाते हैं, और यू नो वेरी वेल दो सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट है। एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट ने इनको डिटेल में जैसे पढ़ा है। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए भी स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होता है। टीआरएनए कैरिंग द अमाइनो एसिड, वो भी आके मैसेंजर आरएनए के साथ लिंक होते हैं, बाइंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं। देन उसके ऊपर लार्जर सब यूनिट आता है प्रोटीन का, देन प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आपने पढ़ा है। तो बेस सीक्वेंस ऑफ आरआरएनए इज सिमिलर टू बैक्टीरिया, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आरआरएनए उसकी बेस सीक्वेंस तरतीब, जैसे ये ना तरतीब, जैसे जैसे क्या होना चाहिए, यू सी सी जी सी सी, जो भी ये सीक्वेंस है आरआरएनए की वो सब की सेम है। यानी जो भी आरआरएनए मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, चाहे प्लांट्स का, हायर प्लांट्स का हो, एनिमल्स का हो, सब की ये जो सीक्वेंस और तरतीब है न्यूक्लियोटाइड की वो सब सेम और सिमिलर है। वरना आपने जैसे देखा एमआरएनए की सीक्वेंस डिफरेंट होती है, एमआरएनए की सीक्वेंस डिफरेंट होती है, बट आरआरएनए की सीक्वेंस सबके अंदर सेम होती है। आरआरएनए इज द लार्जेस्ट ऑफ द साइज अमंग द, जितने भी मींस 3 टाइप्स के आरएनए, उनमें सबसे बड़ी साइज जो है इस मॉलिक्यूल की है आरआरएनए, और सबसे ज्यादा भी है 80% ऑफ द टोटल कंटेंट ऑफ द आरएनए। जैसे आपको पता है कि हमने मैसेंजर आरएनए के बारे में पढ़ा 3 to 4%, बहुत ही कम है, बट सबसे ज्यादा 80%, टोटल आरएनए का 80% ये राइबोसोमल है। Consists of cell or rRNA. It is part of ribosome where protein synthesis takes place. In other words, RNA provides a platform for protein synthesis. जाहिर है आरआरएनए यहाँ पे राइबोसोम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यहाँ पे टीआरएनए आएंगे और यहाँ पे से मैसेंजर आरएनए भी इस जगह पे आएगा। तो इसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम जो है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम ये राइबोसोम करते हैं, राइबोसोमल आरएनए करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो इसमें जो याद करने के हवाले से है कि उसमें सारे जो बैक्टीरिया से लेकर हायर एनिमल्स तक सबकी सीक्वेंस सेम है, लार्जेस्ट है 80% ऑफ द टोटल आरएनए। तो और राइबोसोम किसके बने हुए हैं, ये 3-4 क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बट मेन क्वेश्चन है वो है ट्रांसफर आरएनए। उसकी डिटेल बिल्कुल नई है, जो आपने इससे पहले इंटीटेस वाले स्टूडेंट्स ने भी कभी नहीं पढ़ी होगी। जैसे आपको पता है, जैसे ये
टीआरएनए का जैसे ओरिजिनल मॉलिक्यूल किन किन जगहों पे डबल स्ट्रैंडेड लूप्स भी बनी हुई है, बट ओवरऑल इसकी जो शेप होती है वो शेप होती, जैसे जो डायग्राम्स होते हैं ना, डायग्राम्स होते हैं उनमें इस स्ट्रक्चर के जरिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये जो है 3 एंड होता है, 3 एंड के साथ अमाइनो एसिड लिंक होता है, और इसी तरह से जो एनदर एंड होता है उससे एंटीकोडॉन का एंड होता है जो आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे अगर ये आरएनए जो है उसमें एएजी है तो यहाँ पे यकीनन आरएनए का क्या होगा, अगर यासिन साहब अगर स्टूडेंट जवाब दे सकें, अगर यहाँ पे एएजी है तो एमआरएनए में यहाँ पे क्या कौन सा कोडॉन होगा, 3 लेटर्ड कोई वर्ड कोई होगा, यूयूसी होगा। एग्जैक्टली आपको याद है, प्रोटीन, यही मैं देखना चाह रहा था कि आपको वो याद है, एमआरएनए और कॉम्प्लीमेंट्री टू एंटीकोडॉन। एग्जैक्टली यू आर करेक्ट। बट ये जो डायग्राम में ओरिजिनली क्या होता है, ये टीआरएनए का मॉलिक्यूल इस अरेंजमेंट में होता है। एक एंड जैसे आप देखें 3' एंड है, 3' एंड में सीसीए मॉलिक्यूल होता है, सीसीए होता है। हमारे एनटीबी बुक के अंदर भी ये पॉइंट मौजूद है। 3' एंड किस मकसद के लिए होता है, इसके साथ जो अमाइनो एसिड लिंक होता है, इसके साथ अमाइनो एसिड लिंक होता है। यानी एक एंड हुआ ये 3' एंड सीसीए जिसके अंदर अमाइनो एसिड लिंक होता है। दूसरा एंड देखिए कौन सा है, दूसरा एंड होता है एंटीकोडॉन एंड होता है। जैसे अभी आपने एंटीकोडॉन एंड देखा, एंटीकोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए होता है। जैसे ये एएजी था आपने बताया, यूयूसी, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे टू एमआरएनए होता है। बाकी रिमेनिंग 2 लूप्स हैं, एक लूप ये है और दूसरी लूप ये है। एक डी लूप है और दूसरी लूप है जिससे हम कहेंगे थीटा लूप, डी लूप और थीटा लूप। इनकी डिटेल आपके लिए थोड़ी सी नई होगी, डी लूप और थीटा लूप के बारे में, डी लूप और थीटा लूप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डी लूप क्या है और थीटा लूप क्या है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में या एनटीबी में जो पॉइंट्स दी गई हैं डी लूप और थीटा लूप की। जैसे ट्रांसफर आरएनए, इट इज द स्मॉलेस्ट, ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है मॉलिक्यूल एंड इट कंसिस्ट ऑफ 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे आपने देखा यहाँ पे 3 एंड और इसी तरह से जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो तादाद है वो बहुत ही कम है, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, नोट करने जैसी पॉइंट है। एंड टीआरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बट इट शोज अ डुप्लेक्स अपीयरेंस। डुप्लेक्स अपीयरेंस किन जगहों पे, यहाँ पे भी आप देखेंगे डुप्लेक्स अपीयरेंस है, इन जगहों पे भी डुप्लेक्स अपीयरेंस है और इन जगहों पे भी डुप्लेक्स अपीयरेंस मौजूद है। और ओवरऑल ऐसी शेप होती है, उसे हम कहेंगे क्लोवर लीफ शेप। क्लोवर एक घास है, उसकी लीफ जैसी जो शेप होती है, जैसे उसमें 3 लूप्स होती हैं ऐसे, तो क्लोवर शेप कहेंगे उसे। डुप्लेक्स है and it's some region where complementary bases are bonded to one another. Complementary bases भी है and it shows a clover leaf shaped in a 2-dimensional views and its 5 end is always terminates in a guanine base while 3 end always terminates with the base sequence of CCA. जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा 3 end जो था उसमें हमेशा क्या था, CCA था जिसमें अमाइनो एसिड लिंक था, और इसका जो 5 एंड होगा यहाँ पे हमेशा एंड कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा, उसका नाइट्रोजनस बेस गुआनिन होगा। जैसे ये 3 एंड है ना, तो दूसरा एंड जो इसका 5 एंड होगा, 5 एंड के साथ जो गुआनिन बेस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 एंड में हमेशा जैसे आपने देखा सीसीए सीक्वेंस है और 5 एंड पे जैसे गुआनिन बेस होगा, याद करने जैसी पॉइंट्स है। अमाइनो एसिड इज अटैच टू एट दिस एंड कौन सा, जैसे आपने पढ़ा है 3' एंड के साथ अमाइनो एसिड अटैच होता है, लिंक होता है। जैसे आपको पता है कि ये पहला स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, जब ट्रांसलेशन होती है ना, तो सबसे पहले अमाइनो एसिड, जो इंट्रीटेस्ट के स्टूडेंट हैं उनको पता है अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, टीआरएनए के साथ जब लिंक और बाइंड होंगे तो उस 3' एंड पे अटैच होंगे, 3' एंड पे अटैच होंगे। So the nucleotide sequence of the rest of the molecule is variable. बाकी जैसे ये तो CCA हुआ, बाकी ये जो वेरिएबल है डिफरेंट बिकॉज हर टीआरएनए के अलग अलग सीक्वेंस हो सकते हैं, हर टीआरएनए। जैसे हमारे एसटीबी के अंदर लिखा हुआ है 40 टाइप्स ऑफ टीआरएनए आर देयर, और यहाँ पे एसटीबी में इंटर क्लास के एसटीबी में लिखा है 40 टाइप्स ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल आर देयर। 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं, हर एक को कैरी करने के लिए एक अलग अलग जो होता है वो अमाइनो एसिड होता है, अलग अलग टीआरएनए होता है। इसी तरह से जो दूसरी लूप जैसे है उससे हम कहते हैं डी लूप कहते हैं। जैसे एक जैसे लूप थी, आपने जैसे देखा अभी आपने जैसे नोट किया, जैसे ये सीसीए जिसमें 3' एंड है, 5 एंड पे हमेशा जैसे गुआनिन होता है। एक लूप है ये से डी लूप कहेंगे और एक लूप होगी उससे हम टी लूप कहेंगे। इस साइड पे एंटीकोडॉन होता है, ये जो पार्ट है इससे एंटीकोडॉन है,
इस 3 प्राइम एंड होता है, इसके साथ अमाइनो एसिड लिंक होता है, और यहाँ पे हमेशा जैसे गुआनिन होगा, ये लूप है, इसे डी लूप कहेंगे, और इस लूप को हम कहेंगे टी लूप कहेंगे। डी लूप का जो मेन फंक्शन है रिकग्निशन, रिकग्निशन की मीनिंग है इसमें अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम आके इसकी उसको रिकॉग्नाइज करता है। अमाइनो एसाइल सिंथेज एंजाइम आपको पता है कि आपने जैसे कहाँ पढ़ा है, आपने जैसे पढ़ा है यकीनन इंटीग्रेस की स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। टीआरएनए हैज 3 लूप्स, जिसमें टीआरएनए में एक मिडिल लूप है। इन ऑल द टीआरएनए कंपोज्ड ऑफ 7 बेसेस, द मिडिल 3 of which is एंटीकोडन। जैसे मिडिल लूप है, जैसे आपने अभी जैसे पढ़ा